जय हिंद। टुडे वी आर गोना टॉक ऑफ क्वालिटीज ऑफ अ सोल्जर। एक सैनिक के गुण क्या होते हैं, उसमें जरूरी जो गुण होते हैं, उसका जो साइक होता है, किस प्रकार की सोच का एक सैनिक होता है, और एक सैनिक इस प्रकार की सोच का क्यों बनता है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस कोरोना महामारी के दौर में हम सब देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। हम अपने घरों में हैं, हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ हम लोग कर रहे हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमको पता है कि हमारे देश की सुरक्षा ये हमारे बहादुर सैनिक ये सीमा के ऊपर खड़े होकर कर रहे हैं। वरना कब का चीन आ गया होता अंदर, पाकिस्तान आ गया होता अंदर, और कब के हम उनके गुलाम बन गए होते। आज हम जब सैनिकों की बात करते हैं तब हमें इन सैनिकों के प्रति एक ग्रैटिट्यूड, एक रिस्पेक्ट, एक उनके प्रति एक ऐसी भावना कि पूरा देश आपके साथ है, ये उन सैनिकों को देना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि एक सैनिक जब सीमा के ऊपर खड़ा होता है वो अपने परिवार से दूर होता है, और जब परिवार से दूर होता है दैट इज द टाइम व्हेन ही रिक्वायर्स द हेल्प and the support of the entire country. You see, a soldier is not related to us. A soldier does not have blood relation with us. कोई खून का संबंध नहीं होता है सैनिक का। But even then, when time comes, he protects us by laying down his own life. खुद की जान की कुर्बानी देकर वो सैनिक हमारे देश की रक्षा करता है। वो क्यों करता है? Why does he do it? He does it not because his mind is or his heart is poisoned with bad feeling against the enemy. वो इसलिए नहीं करता क्योंकि दुश्मन के प्रति उसको घृणा है या दुश्मन है वो, इसीलिए उसको मारना जरूरी है, इसलिए नहीं करता। वो सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो अपने देशवासियों से प्यार करता है। उसे पता है कि देश की रक्षा ही मेरा धर्म है, यही एक मेरा कर्म भी है और मेरा धर्म भी है, और इसी चीज के लिए मैंने ये वर्दी पहनी हुई है। सही मानो, when we wear the uniform, the moment the uniform is worn, there is a different electrifying feeling that comes to us. एक अलग से विश्व में हम चले जाते हैं जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, जब हम हमारी हेडगियर पहनते हैं, तब एक अलग से दुनिया में चले जाते हैं। एक अलग सा फीलिंग आता है, एक रुबाब आता है शरीर के ऊपर, और इस रुबाब के साथ, इस वर्दी के साथ जो भी जिम्मेदारियां जुड़ी है, these are the responsibilities that teach us to take care of the country. When we are at the academy, we are taught about what makes a country, how we should protect the country, different techniques we are taught. We are given the primary lessons of discipline, and we are also given the primary lessons of decision making. All these things combined make a soldier. जब हम बात करेंगे कि एक सैनिक के गुण क्या होते हैं, सबसे पहला गुण सैनिक का यह होता है that he should be a fearless decision maker. मतलब बिना डरे हुए बहादुर सैनिक ये निर्णय किस प्रकार लेता है। अब जब बिना डरे हुए ये सैनिक कोई भी निर्णय लेगा, कोई भी डिसीजन लेगा, तो naturally he will take a risk. And when this fearless decision maker decides to do something in which he has to take a risk, he doesn't think of his life, he doesn't think of anything else. He has only one aim in front of his eyes, and that is the country and the country's flag. And only one thing he has in his brain: I want to kill this enemy.
इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देना चाहूंगी आपको मैं। 1999 we had the Kargil war, and in the Kargil war there was this Tololing top where uh, you know we had to capture the Tololing top, and there were different units sent twice or thrice, but somehow we couldn't reach the top. So finally, the then chief of the army staff, General V.P. Malik, he addressed the troops in Kashmir, and while addressing, there was this second Rajrif unit there, and इस यूनिट को ब्रीफ एड्रेस करते हुए उन्होंने पूछा कि तोलोलिंग जो पहाड़ी है उसके ऊपर हमको कब्जा करना है, दुश्मन वहां पर काफी ज्यादा तादाद में है और हमको वहां पर हमला करना है और उस पोस्ट को कैप्चर करना है। तो कौन है ऐसा एक कोई कमांडर जो ये जिम्मेदारी लेगा? अब जो महीना था वो करीब मई एंड और जून का महीना शुरू होने वाला था, तब की बात है। इतने ज्यादा हाइट्स पर कारगिल की लड़ाई आपको पता होगा तो करीब 18,000, 16,000, 18,000, 19,000 ऐसे इन हाइट्स पर लड़ी गई है। और उस हाइट पर जब पहाड़ी होती है तब वहां पर काफी बर्फ मौजूद होता है, चाहे वो मई का महीना हो या चाहे वो जून का महीना हो। तोलोलिंग के ऊपर भी काफी ठंड थी और कुछ जगह पर बर्फ भी थी। वहां पर उस तोलोलिंग टॉप के ऊपर इनको कब्जा करना था। तो जब ये सवाल जनरल मलिक ने पूछा कि आप में से कौन है जो जिम्मेदारी लेगा इस तोलोलिंग के ऊपर हमारे देश का तिरंगा फहराने का, देयर वाज दिस सोल्जर दिगेंद्र कुमार, and he was a Rajasthani. Rajrif is Rajputana Rifles, so naturally it was a unit where Rajasthani troops were there, and he was sitting at the last. And वो खड़ा हुआ और उसने कहा, सर मैं लेता हूं जिम्मेदारी तोलोलिंग के ऊपर हमारा तिरंगा फहराने का। And General Malik was very proud. General Malik was very happy. General Malik called Diginder Kumar and he said कि तुम्हारा प्लान क्या होगा? Diginder Kumar later on spoke about how he planned to go on the top of Tololing and how he planned leading his section of his particular company. Section is usually comprises of 7 to 10 men, and how he planned of taking those 10 men. Major Vivek Gupta, he was also sent into this assault. दिगेंद्र कुमार ने जनरल मलिक से बात करते हुए कहा कि सर जब कोबरा है आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब दिगेंद्र कुमार को सेकंड राजरिफ इस यूनिट में कोबरा कहते थे सब। वो कोबरा क्यों कहते थे इसके भी पीछे एक कहानी है। You see, when the Indian peacekeeping force was in Sri Lanka, तब General J.J. Singh had visited, General Kalkat had visited Sri Lanka, and Diginder Kumar was the bodyguard of General Kalkat. So when they were going in the jeep, that time, one of the militants, LTT, from somewhere there was a grenade which was hurled at these people, and Diginder Kumar was very, very alert. Look at his vigilance. So one of the important qualities of a soldier is vigilance. And this grenade was hurled, and Diginder Kumar suddenly he saw that grenade coming and he took a catch out of that grenade. He held the grenade in his hand. The moment he held the grenade in his hand,
There was an instant reaction. He threw the grenade back to those LTT people. जैसे वो ग्रेनेड उनके ऊपर फेंका गया, दिगेंद्र कुमार ने उस ग्रेनेड को, उस हथगोले को अपने हाथ से पकड़ लिया, उसको कैच किया और तुरंत उन्हीं की तरफ उसे फेंक दिया. तो ये देखकर जनरल साहब एकदम बोल पड़े कि अरे ये तो कोबरा से भी खतरनाक है. तब से दिगेंद्र कुमार को सेकंड राजरिफ में कोबरा कहते हैं, उसका पेट नेम कोबरा बर्ड. किस प्रकार से इसने फियरलेस डिसीजन मेकिंग का निर्णय लिया वो मैंने आपको बताया कि भरी सभा में इन्होंने खुद ने ये खड़े हुए और इन्होंने कहा कि मैं तोलोलिंग की पहाड़ी के ऊपर तिरंगा लहराऊंगा. उस ठंड में ये जो स्टीप ग्रेडियंट था तोलोलिंग का, उस स्टीप ग्रेडियंट को चढ़कर जाना ये बहुत मुश्किल काम था. रस्सी के सहारे इन्होंने उस तोलोलिंग पहाड़ी के ऊपर ये लोग चढ़े और चढ़ते समय काफी सारे दिक्कतें आ रही थी. ऊपर से दुश्मन काफी सारे पत्थर नीचे फेंक रहा था, लेकिन ये खुद का बचाव करते हुए, छुपाते हुए, कुछ समय रुकते हुए फिर इन्होंने चढ़ाई करना शुरू किया. दिस began to climb at somewhere around 9:30 and as they reached the Tololing top, it was pitch dark, it was pitch night, complete dark was there. And तब इन्होंने तय किया, दिगेंद्र कुमार ने कहा कि पहला बंकर मैं उड़ाऊंगा. बंकर मतलब जहां पर दुश्मन होता है, पहला बंकर मैं उड़ाऊंगा. और फिर जो बाकी के 10 सैनिक थे उनके साथ उन्होंने कहा कि एक एक जो बंकर है वो हम उड़ाएंगे. और मेजर गुप्ता, विवेक गुप्ता ने भी कहा कि एक बंकर हम भी उड़ाएंगे. जैसे ये लोग धीरे धीरे से जा रहे थे, इनका जो उद्देश्य था वो एक प्रकार का उस दुश्मन के ऊपर शॉक एक्शन क्रिएट करना था. और शॉक एक्शन क्रिएट करने के लिए ये लोग जैसे आगे बढ़े, दिख तो कुछ नहीं रहा था. दिगेंद्र कुमार saw something, saw a black figure which was in the air. So he suddenly with his hand he held it. जैसे उसको पकड़ा, वो एक बैरल थी गन की, उस बैरल को जैसे ही पकड़ा तो वहां से गोलियां लगी और गोली उनके हाथ में लगी एक, और बाकी 3 गोलियां उनके छाती में लगी. और ये लगने के बावजूद वहां पर दिगेंद्र कुमार ये रुके नहीं. उन्होंने उस बैरल को खींचा और अपने बैग से ग्रेनेड निकाला और वहां पर ग्रेनेड दाग दिया. अब जब गोली फायर हुई वहां से पहली बार, जैसे उन्होंने बैरल पकड़ा, तब उनके हाथ में जो AK-47 थी वो भी नीचे, वो भी गिर गई क्योंकि उनके हाथ में गोली लगी और उनके छाती पर 3 गोलियां लगी. तुरंत वहां पर फर्स्ट एड किया. बहादुरी देखो इस सैनिक, लुक एट द करेज. So in this one story you will find all the qualities. First is fearless decision making. He took a decision that he would volunteer to go on Tololing top and और अपना झंडा गाड़ेंगे. The second thing I also told you about when in Sri Lanka how vigilant he was. So vigilance, alertness, कि एक सैनिक को हर हमेशा किस प्रकार जागरूक रहना पड़ता है. Not only at the borders, because at the borders when he is guarding the borders day and night with rifle in his hand, he has to be alert कि भाई दुश्मन कहीं से तो आ नहीं रहा, कहीं से आतंकवादी तो अंदर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर रहे. तो that kind of alertness he has to show. There also, and plus in Sri Lanka as well, when he caught a grenade and he immediately threw it back, that was again an important quality. And here in this Kargil episode, in spite of the bad weather, how they climbed a very steep gradient, पहाड़ी को किस प्रकार रस्से के सहारे से इन्होंने चढ़ा था, इतनी ज़्यादा ठंड, इतनी ज़्यादा ठंडी हवा होने के बावजूद किस प्रकार वो लोग चढ़ते गए ऊपर अपना हौसला बनाते हुए. सो अगेन that kind of motivation, that inspiration, that नहीं, हमको तोलोलिंग के ऊपर जाना है, दुश्मन को नेस्तनाबूद करके वहां पर तिरंगा फहराना ही है.
वही हमारा मकसद है, पेट्रियोटिज्म, देश के प्रति प्यार। ये बहुत महत्वपूर्ण गुण जो होता है सैनिक का, वो यहां पर भी दिखता है कि उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में उस समय का, उनका जिंदगी का एक ही मकसद था, और वो एक मकसद था कि मुझे झंडा ये फहराना है तोलोलिंग के ऊपर, और फिर ही मैं दम लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चली जाए। और फिर जब चढ़े और दिगंबर कुमार ने वो राइफल खींची, तो यहां पर गोली लग गई, उनकी राइफल गिर गई, यहां पर गोली लग गई, 3 गोलियां लगी, लेकिन उन्होंने फिक्र नहीं की, यहां से खून बहने लग गया, तुरंत वहां पर उन्होंने अपने आप को फर्स्ट एड दिया। यानी देखिए कि एक सैनिक को ना सिर्फ अपने शरीर से मजबूत होना होता है, बल्कि यहां से भी मजबूत होना होता है। इंसान जब अपने दिमाग से मजबूत होता है, दैट इज कॉल्ड मेंटल रोबस्टनेस। व्हेन अ पर्सन इज मेंटली रोबस्ट, देन नो डेंजर्स, नो बॉडी पेन कैन डेटर यू, you don't feel any body pain, and that is a beauty of a soldier। यहां से जब हम स्ट्रांग होते हैं, यहां से जब हमारा विचार पक्का होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं हो रहा है, ना मुझे दर्द महसूस हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, तब वाकई में शरीर में आपको दर्द महसूस नहीं होता है। यहां की ताकत, ये सबसे महत्वपूर्ण गुण एक सैनिक का। उसने खुद ने, दिगंबर कुमार ने अपने आप को फर्स्ट एड दिया। बैग में, पिट्ठू बैग जो होती है, जहां पर उनका सारा सामान होता है, उसमें फर्स्ट एड किट ये हर एक के पास होता है। तो वो फर्स्ट एड किट निकाला, अपने आप को यहाँ पर सीला, एक रस्सी से अपनी छाती को बांधा ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, और ब्लीडिंग वाकई में रुक गई। उन्होंने अपने आप को, जो बह रहा था खून, उसको रोका। ही स्टॉप द ब्लीडिंग, अरेस्टेड द ब्लीडिंग, एंड ही वेंट फर्दर। आगे वो क्रॉल करते हुए निकले। उन्होंने उस बंकर में करीब 6-7 लोगों को मार दिया। आगे क्रॉल करते हुए निकले। हर जगह पर ये जो 10 बाकी के सैनिक थे उनके साथ, who had said that we would destroy one bunker each. Again, there are different stories about all these different soldiers. They had literally killed about 30 odd Pakistani soldiers on that Tololing top. But unfortunately, maximum of them were killed. 8 of them were killed. And Major Vivek Gupta was also martyred. And when these soldiers attained Veer Gati, when they were hit by the Pakistani soldiers, when they were fighting, that is the time when Digendra Kumar gained his strength back. And back in the sense, when you cannot see anything in the dark, that is the time when you feel a bit कि भाई जब कुछ दिख नहीं रहा है तो मैं कहां पर गोली चलाऊं। आगे जैसे जा रहे थे, तब उनको उनका हौसला मिला जब उन्होंने अपने बाकी साथियों को देखा। और एक साथी जिसको गोली लगी थी, उसकी बस जान जाने ही वाली थी। उसने उसको कहा कि कोबरा, ये लो मेरी LMG। उसको LMG पकड़ाई, और आगे जाते जाते काफी सारे बंकर नेस्तनाबूद कर चुके थे हमारे सैनिक। और आगे जाकर एक जो बंकर था, उस बंकर को फाइनली दिगंबर कुमार ने ग्रेनेड के द्वारा उसको नेस्तनाबूद कर दिया। हर जगह दिगंबर कुमार ग्रेनेड फेंकते रहे, बावजूद इसके कि उनके हाथ में गोली लगी थी, छाती में गोलियां लगी थी। पाकिस्तान के एक अफसर थे, मेजर अनवर, वो वहां पर एक छोटी सी तोलोलिंग टॉप के ऊपर एक छोटा सा और चढ़ाई थी, वहां पर वो तैनात थे, जहां से वो उनकी गन फायर कर रही थी और उनके साथी फायर कर रहे थे, जहां से हमारे सैनिकों को काफी गोलियां लग रही थी और काफी हताहत हो रहे थे। तो ये अनवर खान बोलता है, ए भारतीय, ए हिंदुस्तानी, आजा तू मेरे से लड़ाई कर। और ये जब बोला, तब यहां से दिगंबर कुमार को भी गुस्सा आया, और दिगंबर कुमार ने भी उनकी आवाज पुकारी और कहा, भारत माता की जय, राजा रामचंद्र की जय। अपना नारा पुकारा। वहां से पाकिस्तानी सैनिकों ने नारा दिया, या अली और अल्लाहू अकबर। और
अंधेरे में दिगंबर कुमार ने फायर किया जहां से मेजर अनवर की आवाज आई थी। तो जहां पर फायर किया उन्होंने, तो पता नहीं गोली कहाँ लगी होगी, लेकिन मेजर अनवर की जो हाथ में बंदूक थी, उनकी जो रिवॉल्वर थी, वो गिर गई थी। जैसे गिर गई वैसे मेजर अनवर उन्होंने छलांग लगाई दिगंबर कुमार के सिर के ऊपर। छलांग जैसे ही लगाई वैसे इन दोनों में एकदम हाथापाई की लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई में अगेन दिस शोज एग्जेम्पलरी करेज ऑफ अ सोल्जर। हमारे इंसानियत की सोच के परे है कि 3-4 गोली लगने के बावजूद और इतनी सारे जगह पर जहां पर उन्होंने हथगोले मारे, उनको बहुत सारे जगह पर बाकी भी गोलियां लगी, उनको पैर में भी गोली लगी थी। तो इतनी सारी गोलियां लगने के बावजूद एक सैनिक, ये इतने ज्यादा घंटे, ये जब लड़ाई चल रही थी तब सुबह के मेरे ख्याल से 4-4:30 हो गए होंगे। इतनी देर तक खुद को सस्टेन करना, खुद की ताकत को सस्टेन करना और लड़ते रहना दुश्मन के साथ, कितनी बड़ी बात है ये। और दिगंबर कुमार भी आप जैसे, हम जैसे ही सैनिक है, इंसान है। आप जैसे ही उनको 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। हम जैसे ही हार्ड मास के वो बने हुए। बट व्हाट मेक्स अ सोल्जर डिफरेंट? एक सैनिक को अलग क्या बनाता है? तो ये चीज बनाती है कि उसको वो चीज हासिल करनी है जिस चीज की जिम्मेदारी उसके ऊपर दी हुई है। और एक सैनिक ये सारी चीजें क्यों करता है? ही डज इट फॉर 3 थिंग्स: नाम, नमक, निशान। इन 3 चीजों के लिए सैनिक करता है। और जब वो ये करता है तब उसको सिर्फ एक ही चीज पता होती है कि अ सोल्जर नेवर क्विट्स टिल ही इज डेड। मतलब या तो एक सैनिक ये युद्ध में जीतता है या वो शहीद हो जाता है देश के लिए। हारना कभी मंजूर नहीं है एक सैनिक को। जैसे कहते हैं ना, इट्स रिटन इन द ओटीए, वी लिव बाय चांस, वी लव बाय चॉइस, बट वी किल बाय प्रोफेशन। सो इट इज एग्जैक्टली इन द सेम मैनर। एंड जैसे इन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई, तो वैसे दिगंबर कुमार ने अपनी पूरी जी जान लगाकर मेजर अनवर को उनके पाकिस्तान की साइड की तरफ उनको बहुत सारे बार धकेल दिया था। और धकेलने के बाद फिर जब फाइनली जब ये गिरने वाला था मेजर अनवर, तब दिगंबर कुमार ने उनके ऊपर छलांग लगाई, उनको उनका गला पकड़ा, उनके ऊपर बैठ गए और अपना कमांडो डैगर निकाला और उसके गले में उसे उतार दिया। और वहां पर मेजर अनवर की मौत हो गई, उसको मार दिया गया दिगंबर कुमार ने बड़ी बहादुरी से। लेकिन ये जो 10 सैनिक ये इनको भेजा गया था तोलोलिंग के ऊपर, उनमें से 9 सैनिक इन्हें वीर गति प्राप्त हो गई थी, जिसमें मेजर विवेक गुप्ता भी थे। और दिगंबर कुमार फिर आए, अपने बैग से उन्होंने तिरंगा निकाला, डंडा लिया और वो तिरंगा तोलोलिंग के ऊपर फहराया। और जब ये तिरंगा तोलोलिंग के ऊपर फहराते हुए देखा, दैट इज द टाइम व्हेन there was happiness all over the Indian Army, and not only in the Indian Army but in the entire country, that finally the Tololing Peak is ours. इस एक कहानी में हमको इतने सारे सैनिक के गुण दिखते हैं। we come across so many qualities of a soldier, so many qualities that are beyond human thought. So these are the qualities which are important in a soldier. एक छोटा सा वाक्य आपको बताना चाहूंगी कि हमारे सैनिकों में जागरूक रहने की जो गुण होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। विजिलेंस इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। इन जम्मू एंड कश्मीर देयर वाज an information which was received that there are 4 terrorists who have infiltrated across the LOC and who are entering our country. So immediately this unit got this information and a QRT was sent. QRT consists of 1 officer and about 5 soldiers. So
these people were immediately sent to nab to kill these terrorists. तो जैसे ये लोग जा रहे थे, ये लोग नाले में से एक जा रहे थे, एक इधर साइड में पहाड़ी, इधर साइड में पहाड़ी, नाले से जैसे ही जा रहे थे तो उनको सडनली सामने से ये नाले में 4 आतंकवादी आते हुए दिखे. इन्होंने देखा उनको, उन्होंने देखा इनको. तुरंत दोनों का रिएक्शन था कि छुप जाओ. बोथ ऑफ देम दे हिड देमसेल्व्स. अब पहले बाहर कौन निकलेगा? बिकॉज whoever steps out first will be killed. Because both of them are waiting for each other to come out so that they'll be able to kill and they'll be able to go ahead. So दोनों छुप गए. 1 घंटा, 4 घंटे, 10 घंटे, आप विश्वास नहीं करोगे, 72 घंटे, 72 hours, 3 days, 3 दिन हो गए, ना आतंकवादी बाहर निकले, ना हमारे सैनिक बाहर निकले. 3 दिन तक these people, they were alert, watching that particular nala and waiting for the terrorists to come out so that they'll be able to kill the terrorist. Look at the alertness. After 72 hours, finally one terrorist came outside. एक आतंकवादी बाहर आया, अंगड़ाई लिया, and these terrorists might have thought, Indian soldiers, they might have gone back. They don't have so much of endurance and this kind of resilience and perseverance to wait for us. They might have gone back. They are a weak army. So वो आतंकवादी जैसे ही बाहर आया नाले में, यहां पर इशारा हुआ होशियार. जैसे ही वो एक आतंकवादी के साथ बाकी 4 आतंकवादी, बाकी 3 आतंकवादी ये नाले में आ गए. The moment they started approaching in the nala, here the ishara was be ready, and all their guns were pointed. The moment these terrorists came into the killing range, here a green signal was shown and धाड़ 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 फायरिंग हो गई और ये चारों के चारों आतंकवादी ढेर हो गए. You see, 72 hours. Look at the mental strength to keep yourselves awake for 72 hours. 3 दिन बिना सोए खुद को जगे रखना, सिर्फ और सिर्फ उन आतंकवादियों को मारने के लिए. वो क्यों करते हैं सैनिक? क्योंकि वो आप सबसे प्यार करते हैं. हम देशवासियों से प्यार करते हैं. उनको और क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए. उनको पता है कि भाई हमको ये सब करने के बाद या ये हासिल करने के बाद या इस चोटी के ऊपर कब्जा करने के बाद या ये युद्ध होने के बाद हमें क्या मिलने वाला है? हमको कुछ नहीं चाहिए. जैसे इन क्रिकेटर्स को मैन ऑफ द मैच मिलता है, इतने सारे पैसे, इतने डॉलर के मिलते हैं, इतने सारे इनको प्राइजेस मिलते हैं, कार मिलती है, ना वो मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है. सैनिक की कभी लालसा होती नहीं है कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए. कर्नल डॉक्टर वीपी सिंह एक राष्ट्र कवि हैं. सुंदर कविताएं लिखते हैं और उनके स्पेशली जो कविताएं हैं कारगिल के युद्ध के ऊपर, उनकी एक किताब है रक्तांजलि, बहुत सुंदर किताब है, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग इनकी कविताएं और शेरो शायरी लिखे हैं कारगिल के युद्ध के ऊपर. तो इसी एक चीज़ के ऊपर एक उनकी ही लिखी हुई एक कविता कहना चाहूँगी कि एक सैनिक क्या चाहता है, मुझे क्या मिलेगा इस चीज के बाद, या मैं जब अपनी जान दे दूंगा देश के लिए तब मुझे क्या मिलेगा. सैनिक कभी अपेक्षा नहीं करता. he doesn't do anything with the want of some returns, that he is going to get something in return. No, he does it because he loves you. He does it for the country. He does it because he wants to take care of people of the country, the integrity and the unity of the country. He does it for that tiranga. He never wants anything. क्या मिला हमने कभी सोचा नहीं. देश को अपना लहू हमने दिया. लोग जीते हैं डरे सहमे हुए, मौत से आंखें मिला हमने जिया.
गणित में विश्वास हम करते नहीं, काम पूरे जोश में हमने किया। लोग अमृत भी संभल कर पीते, यहां जहर तक हमने बिना पूछे पिया। यह कहता है एक सैनिक कि मैं कभी यह नहीं सोचता हूं कि मुझे क्या मिलने वाला है इसके बाद, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है कि मेरा देश ये सर्वोपरि है। कंट्री इज माई एवरीथिंग। कंट्री कम्स फर्स्ट, then comes our colleagues and troops, then comes me myself. Very rightly said by Field Marshal Chetwood. There's a wonderful saying in the Indian Military Academy by Field Marshal Chetwood. एक उत्तम उदाहरण देना चाहूंगी कि जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू माइट कॉल इट ब्रेवरी एज वेल, बहादुरी, ये किस प्रकार की होती है। 1965 के युद्ध की बात है, when my father, late Colonel Sunil Deshpande, was just a second lieutenant, newly commissioned officer, and he was sent into the Indo-Pak war in the Firozpur sector, and he was sent to the place called Husainiwala, where the samadhi of Shaheed Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev is there, and the unit 2nd Maratha Kalipachwe had got this responsibility of taking care of the samadhi and to protect the samadhi and to protect the Husainiwala headworks, which is a headworks across the Satluj River. So this is a small story regarding that. The then commanding officer of 2nd Maratha was Colonel Teddy Nolan, an Anglo-Indian, and he gave an order to one of his Subedar, Subedar Ramdas Sombanshi, that you should go at a particular place and watch the enemy movement and keep informing us what are the enemy movements. क्योंकि उसी के एक दिन पहले और एक दिन रात को बहुत घमासान लड़ाई हुई थी, तो जो 2nd मराठा को ये था कि शायद हो सकता है कि दुश्मन बहुत ज़्यादा तादाद में अपने टैंकों को लेकर आगे बढ़े। सो सूबेदार रामदास सोमवंशी वो सेंट, उनके साथ कुछ 3-4 जवानों को भेजा गया था और उनको बताया गया था कि तुम दुश्मन के ऊपर नज़र रखो और दुश्मन कितनी दूरी पर है ये हमको बताते रहो। तो सूबेदार रामदास सोमवंशी ये गए आगे, एंड he and his soldiers, they hid themselves behind a huge boulder and they were observing the enemy. एक टैंक रेजिमेंट दुश्मन का इस तरफ बढ़ रहा था। तो सूबेदार रामदास सोमवंशी ये बार बार इंफॉर्मेशन दे रहे थे कर्नल नोलन को कि साहब जी, जो टैंक है ये हमसे अभी 1000 गज दूर है, अभी 500 गज दूर है, 200 गज दूर है। तो जब कर्नल नोलन ने 200 गज दूर है सुना, कर्नल नोलन सेड, ठीक है सूबेदार, आप वापस आ जाओ, क्योंकि आपको ऑर्डर नहीं है फायर करने के, आप वापस आ जाओ। यू नो, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पेट्रोल्स दैट द इंडियन आर्मी सेंड्स. A patrol is called a recce patrol, then there's this ambush patrol. So there are different types of patrols. So this was a recce patrol, and Subedar Ramdas Somwanshi was told by Colonel Nolan that you have to retreat and come back. So again, you know, responsibility. Subedar Ramdas Somwanshi को ऐसे लगा कि ये अगर टैंक रेजिमेंट या आगे अगर बढ़ जाए तो हमारे जो बाकी के, मेरे यूनिट के जो बाकी के सैनिक हैं, उनकी जान खतरे में हो सकती है। तो क्यों ना मैं यहीं रोकूं, यहीं पर मैं रुक जाऊं और इन टैंकों को यहीं पर रोकूं मेरी तरफ से फायरिंग करके। तो ये जिम्मेदारी का एहसास सूबेदार रामदास सोमवंशी को तब हुआ, और तब वो वहीं पर उन्होंने निश्चय किया, वहीं पर उन्होंने प्लानिंग किया, ये रिस्क ली, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क, और एक प्रकार की जागरूकता, विजिलेंस, कि मैंने यहीं पर रुकना चाहिए और यहीं पर इन सैनिकों के टैंक को मैंने यहीं पर रोकना चाहिए। तो इन्होंने कर्नल नोलन को
वायरलेस पे कहा कि सर मुझे आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, बहुत डिस्टर्बेंस है करके उन्होंने फ़ोन रख दिया। और जैसे जैसे टैंक आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे करीब आते गए, 100 गज जैसे करीब आया, वैसे यहाँ से सूबेदार रामदास सोमवंशी ने तगड़ी फायरिंग शुरू कर दी, तगड़ी बम्बार्डिंग शुरू कर दी। उधर से भी दुश्मन के टैंक काफ़ी फायरिंग कर रहे थे। इस फायरिंग में सूबेदार रामदास सोमवंशी काफ़ी घायल हो गए थे। ही वाज सीरियसली इंजर्ड बट देन लेटर ऑन ही रिकवर्ड इन द मिलिट्री हॉस्पिटल। वो मिलिट्री हॉस्पिटल में रिकवर हो गए थे। बट यहाँ पर हमें उत्तम उदाहरण दिखता है कि हम किस प्रकार के जिम्मेदार सैनिक होते हैं हमारे, एंड यू नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वी कैरी ऑन आवर हेड्स when we become soldiers or when we become officers. You know, we have to take into consideration that on one point of our finger the troops are going to put their lives at stake. So naturally this point of finger should be accompanied with depth of knowledge. कि जब हम ऑर्डर देंगे, जब ऑफिसर ऑर्डर देता है कि यहां पर आपको हमला करना है, इस प्रकार का हमला करना है, तब हमारी एक उंगली के ऊपर ये सैनिक अपनी जान जोखिम में डालकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उस युद्ध में टूट पड़ेंगे। तो एक ऑफिसर को ही हैज टू बी वेरी वेरी श्योर दैट माय प्लान इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल एंड he has to take care of the safety and security of the men. And that is why I said that when you point a finger, it should be accompanied with depth of knowledge. You should have the knowledge of how you are planning that particular mission and how you are ensuring that that mission is going to be successful. लेकिन कई बार युद्ध में जिस प्रकार हम प्लान करते हैं उस प्रकार होता नहीं है। युद्ध में पता नहीं दुश्मन कहाँ से आ जाए, दुश्मन कहाँ से कौन से पैतरे खेले, कौन सी स्ट्रैटेजी दुश्मन अपनाए, which tactics the enemy would use. This is unknown. But then we all have to, you know, the Indian soldier or soldiers per se have to have a good foresight to imagine, to foresee what all can happen if this step is taken. So all these are very very important qualities. Another very important quality of a soldier is his determination. डट के रहना, वहां पर is that determination. You know, like I said, a soldier never quits till he's dead. He keeps fighting. लड़ते रहते हैं आखिरी सांस तक. They are determined that they are going to defeat the enemy. Had that determination not been in place, we wouldn't have won all the wars that we have fought against Pakistan, and even in the 1962 Indochina war, the battles that we have fought, the enormous amount of courage and the supreme sacrifice our officers, our soldiers have given, may it be at Zangla or may it be in Arunachal. You know, these kinds of wars or battles, इन सारी चीजों ने हमें डिटर्मिनेशन का बहुत सुंदर पाठ पढ़ाया है। आप विश्वास नहीं कर सकते, 123 भारतीय सैनिक और करीब 3000 चीनी सैनिक, इनका किस प्रकार सामना हो सकता है। बट these 123 brave soldiers, though all of them attained वीर गति, they killed about 2000 of the Chinese soldiers. So what, you know, what amount of strength, what amount of determination, किस प्रकार की बहादुरी, किस प्रकार के मस्तिष्क के बने होते हैं ये सैनिक। कभी कभार आश्चर्य लगता है। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी एक सैनिक होने के नाते से, कि हम भी आप ही के जैसे होते हैं, लेकिन हम ऐसे क्यों बन जाते हैं? हम ऐसे इसलिए बनते हैं क्योंकि मेरे ख्याल से being in the defense forces is the only I do not call defense forces as a career. You know, whenever I'm called to different colleges for lectures on defense as a career, I
I tell the students, I don't consider defense forces to be a career. Defense forces is a way of life. No, सेना में होना ये एक कोई आपका व्यवसाय नहीं है. सेना में होना ये आपकी जिंदगी जीने की पद्धति बन जाती है. और in this defense, probably in the entire world, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय होते हैं, बट इन डिफेंस इट इज ओनली एंड ओनली इन द डिफेंस फोर्सेस दैट वी टेक एन ओथ. हम ट्रेनिंग के बाद शपथ लेते हैं, और ये सिर्फ हमारी सेनाओं में होता है कि हम शपथ लेते हैं कि अगर जरूरत पड़े तो देश के लिए हम अपनी जान को भी जोखिम में डाल देंगे, और अपने जान को भी कुर्बान करने के लिए हम तैयार हैं देश के लिए. वी आर रेडी टू lay down our lives for the country if the situation demands so. सिर्फ और सिर्फ ये सेनाओं में ही होता है कि हम इस प्रकार की शपथ लेते हैं, और कहीं पर नहीं लेते. एंड दैट इज वाई probably हम में इतनी देशभक्ति होती है. हम में अपने जो कलीग्स हैं, हमारे जो साथी होते हैं, हमारे जो सैनिक होते हैं, हमारे साथ जो यूनिफॉर्म में रहते हैं, जो देश के लिए काम करते हैं, उन सब के प्रति हमारा जो प्रेम होता है, हमारा जो प्यार होता है, वो इसीलिए होता है. अंत में देशभक्ति के ऊपर ही मैं एक सुंदर सा 2 वाक्य कहना चाहूंगी, और ये वाक्य मेरे ख्याल से ये हर देशवासी के होने चाहिए. अपनी फौलाद से हिम्मत को ना सोने देना, किसी को नफरत के बीच ना बोने देना. अपनी फौलाद से हिम्मत को ना सोने देना, किसी को नफरत के बीच ना होने देना. तुम्हारे जिस्म के टुकड़े भी अगर हो जाए, कभी इस देश के टुकड़े ना होने देना, कभी इस देश के टुकड़े ना होने देना, कभी इस देश के टुकड़े ना होने देना. जय हिंद.